Hello everyone, welcome back to Appen and welcome back to the practice series. प्रैक्टिस सीरीज़ में हमारा फिफ्थ वीडियो है। ये जो वीडियो होने वाला है वो लेबर वेलफेयर एस्पिरेंट के लिए है। अगर आप लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नेट के एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइम टू टाइम ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव डे हम वीडियो डाल रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज़ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सके उतना बेनिफिट लीजिए आप इसका। प्लस ये सिर्फ लेबर वेलफेयर के लिए नहीं है, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मतलब कि डे आफ्टर टुमारो, वो आपकी मैनेजमेंट के लिए होगी, कॉमर्स के लिए होगी और लेबर वेलफेयर के लिए तो होगी ही होगी। तो जो भी आपके कांटेक्ट में पर्सन है आप उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट में भी सूनर और लेटर वो आ ही जाएगा। अगस्त के एंड में या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। सो हम लोग को लग जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, labor welfare and dash are the two dimensions essential for the industrial peace, healthy industrial relation and development of the nation. So options are efficiency, B job satisfaction, C grievances redressal, D productivity. Time starts now. सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, दैट मीन्स जॉब सेटिस्फैक्शन। लेबर वेलफेयर आप अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो अपने इंडस्ट्री में, उसके साथ ही साथ आपके उस एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फाई भी वो होना चाहिए। आप वेलफेयर बहुत प्रोवाइड कर रहे हो पर मे भी वो जो वेलफेयर है वो उसके नीड से मैच अप नहीं कर पा रहा है, तो वो सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलेगा। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वो ग्रीवेंसेस बनेंगी, वो इश्यूज़ बनेगा, कॉन्फ्लिक्ट बनेगा और इंडस्ट्रियल पीस को वो हार्म करेगा। तो इसलिए जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत एसेंशियल रोल इसका आप कह सकते हो कि एसेंशियल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल पीस में। और लेबर वेलफेयर ऑब्वियसली वो प्ले करेगा, क्योंकि वही ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, वही ऐसे फीचर्स होते हैं एक इंडस्ट्री के जो उसकी इंडस्ट्री को बिल्ड भी कर सकती हैं और वो इंडस्ट्री को ख़राब भी कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग आर द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय मजदूर संघ। तो बीएमएस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी एम एन रॉय, सी जामनास मेहता एंड डी धनतोपत दांगडी। सॉरी मैंने मिस स्पेल कर दिया होगा, डांडी है शायद ये। सो टाइम स्टार्ट नाउ। सो द राइट ऑप्शन इज डी, डैट मीन्स धनतोपत। धनतोपत आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बीएमएस के, मतलब भारतीय मजदूर संघ के। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है पर फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपके लेबर वेलफेयर ट्रेड यूनियन मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये छोटे छोटे जो नेम्स हैं और जितने भी आपके एसोसिएशन फॉर्म हुए हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट के टाइम पे, किसके चेयरमैनशिप में फॉर्म हुए, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज़ याद कर लीजिए। और मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, उसमें चीज़ें बहुत ही ब्रीफली डिफाइन हैं, तो आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए, बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम रिक्वायरमेंट आर द मेंबरशिप about the membership of a trade union as a section 9A inserted by of an amendment in the Trade Union Act 1926 came into force from 2002, 2001, 2003 और 2004। सो एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें मेंबरशिप के क्राइटेरिया को सेक्शन 9A में डिफ़ाइन किया गया था और उस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था। वो ऐसा सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था बेयर एक्ट में, उसको इंसर्ट किया गया था किसी साल में, किसी अमेंडमेंट में। वही अमेंडमेंट कब इन्फोर्स हुई है, ये इसका क्वेश्चन है। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So the right option is B. No, it's not B, it's A. It's 2002. एक्चुअली क्या हुआ था, आपको जो अमेंडमेंट आया था ट्रेड यूनियन एक्ट का वो 2001 में ही आया है। 2001 के अमेंडमेंट में ही आपका सेक्शन 9A को इंट्रोड्यूस किया गया है, बट इन्फोर्स में कब आया है वो 2002 में आया। तो ये एरर है, यहाँ पे 2002 होगा आंसर। ओके, सो आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कि इन्फोर्स 2002 में हुआ था, पर जो अमेंडमेंट आई थी वो 2001 में आई थी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कम इनटू फोर्स? कब ट्रेड यूनियन एक्ट फोर्स में आई थी? 1926, 1927, 1928, 1929। सो द राइट ऑप्शन इज 1927। देख लीजिए, इसमें 1926 में एक्ट आई थी, बट जो इन्फोर्स का डेट है वो 1927 है। सो ये जो आपका डेट वैरी कर रहा है, वो सारे डेट आप ध्यान से एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो अगले साल में इन्फोर्स में आया है। नहीं तो मोस्टली क्या होते हैं, उसी साल इन्फोर्स में आ जाते हैं। आप अगर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट देखोगे या फिर दूसरे एक्ट्स देखोगे तो वो सेम ईयर में इन्फोर्स हो रहे हैं। अगर वो 36 में है तो वो 36 में इन्फोर्स हो गए। तो बट कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर इन्फोर्स हो रहे हैं, तो उनकी अगर आप लिस्ट बना लोगे तो आपको MCQs करने में बहुत ईजी हो जाएंगे। और अदरवाइज़ नहीं तो सबसे जो सिंपलेस्ट या फिर आप कह सकते हो ट्रेडिशनल वे है, सारे इन्फोर्स के डेट आप याद कर लो। जैसे आपको सही लगे आप देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। Next question, which of the following for the first time made provision for the compulsory rest interval of half an hour each day? So कौन से फैक्ट्रीज एक्ट के अमेंडमेंट में आपका जो इंटरवल दिया जाता है हाफ एन आवर का, उसको मैंडेटेड किया गया था, उसको मैंडेटरी किया गया था कि कंपलसरी उसको देना ही देना है। सो कौन सा वो फैक्ट्रीज एक्ट है? फैक्ट्रीज एक्ट 1911, Factories Act 1891, Factories Act 1934, Factories Act 1948। So the right option is D, that means Factories Act 1948। 1948 सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आप कह सकते हो है आपकी फैक्ट्रीज एक्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी ऐड की गई थी जो अभी तक रिटेन है, जो अभी तक हमारे साथ चल रही हैं। तो इसलिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी ये एक प्रोविज़न लाया गया था इंटरवल को ऐड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, what is the maximum quantum of a benefit which a trade union can offer to its member out of the total gross income in a year and the balance of the credit of the preceding year? Options are 1/10, B 1/6, C 1/4 or D half. So the right option is C, that means 1/4। 1/4 जो आपका जनरल फंड फॉर्म किया जाता है, ट्रेड यूनियन में दो तरीके के फंड फॉर्म होते हैं, एक जनरल फंड होता है, एक पॉलिटिकल फंड होता है। जनरल फंड आपका कंपल्सरी फंड होता है, वो आपको ट्रेड यूनियन में फॉर्म करना ही करना है। उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस आपको जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको अलाउंसेस प्रोवाइड करने में, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने में, मतलब ट्रेड यूनियन के वर्किंग में, उनके मेंबर के प्रॉब्लम सोल्यूशन में, तो ये सारी चीज़ों में उसके पैसे आप उस फंड को यूज़ कर सकते हो। पर जो पॉलिटिकल फंड होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल, मतलब कि अगर आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो अपने पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर ये सारी चीज़ों के लिए जो पैसे होते हैं वो पॉलिटिकल फंड से जाते हैं।
तो जो आपका जनरल फंड है उसका 1/4 हिस्सा आप यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हो किसी भी बेनिफिशरी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रेड यूनियन के मेंबर के बेनिफिट के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दो स्टेटमेंट को आप रीड आउट कीजिए और बताइए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। मैं रीड कर दे रही हूँ और आपके लिए टाइम 10 to 15 सेकेंड दूंगी। आप वीडियो को पॉज करके रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट 1, लेबर मूवमेंट एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट आर यूज्ड इन अ सिमिलर वे बट देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द टू मूवमेंट। ट्रेड यूनियन इज अ विंग ऑफ द लेबर मूवमेंट। अब स्टेटमेंट सेकेंड है, लेबर मूवमेंट इज द बाय द वर्कर वेयर एज द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज द फॉर द वर्कर। सो टेक योर टाइम। सो द रेड ऑप्शन इज ए, दैट मीन्स आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो लेट मी टेल यू क्यों करेक्ट और क्यों इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो लेबर मूवमेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो सिमिलर वे में यूज़ किया जाता था, पर देयर इज़ अ डिफरेंस, ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस। जो लेबर मूवमेंट है वो एक सेट है, एक बड़ा सेट है, उसके अंदर कहीं ट्रेड यूनियन मूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि लेबर मूवमेंट बड़ा होता है और ट्रेड यूनियन मूवमेंट उसका पार्ट होता है। तो इसमें ये लाइन लिखी गई है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज़ अ विंग ऑफ द लेबर मूवमेंट, दैट्स रियली करेक्ट, मतलब दैट्स द करेक्ट थिंग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी करेक्ट हो गई। पर सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है लेबर जो मूवमेंट होता है, लेबर मूवमेंट इज़ द बाय द वर्कर वेयर एज ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज़ अ फॉर द वर्कर। तो ये अपोजिट है। जो लेबर मूवमेंट होता है वो फॉर द वर्कर होता है। लेबर मूवमेंट जो लोग करते हैं वो ज़रूरी नहीं है उसमें लेबर भी इंक्लूडेड हों। ठीक है, वो फॉर द वर्कर होता है, वो वर्कर के लिए किया जाता है लेबर मूवमेंट। जितने भी लेबर मूवमेंट्स हुए हैं वो वर्कर के लिए हुए हैं। बट जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट होता है वो बाय द वर्कर होता है। वर्कर ही ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी आपने ट्रेड यूनियन मूवमेंट इंडिपेंडेंस के एरा में पढ़ा है तो वो सारे मूवमेंट, जितने लेबर्स थे, जितने फिलैंथ्रोपिक्स थे, जितने वर्कर ग्रुप थे, वो आगे बढ़ के मूवमेंट को कंटिन्यू करते थे। तो ये होता था बाय द वर्कर, वर्कर स्टार्ट करते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट को। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ये अपोजिट लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह सॉरी, इतने ही क्वेश्चन थे आज के आपके प्रैक्टिस सीरीज़ में। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा जितने भी क्वेश्चंस मैं ला रही हूँ। अगर किसी क्वेश्चंस का आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आपको जानना है एक्सप्लेनेशन तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी या फिर वहीं एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो सेपरेटली चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।